एवन जोन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रस्तावना। इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य होगा कि जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को इन वीडियो के माध्यम से हम आसान रूप में हल कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना की जब भी बात की जाती है तो हम देखते हैं प्रस्तावना क्या होती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाता है प्रस्तावना को तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि प्रस्तावना के बारे में हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जैसे प्रस्तावना को क्या क्या कहा जाता है तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं प्रस्तावना को भूमिका कहा जाता है। प्रस्तावना को भूमिका कहा जाता है। प्रस्तावना को कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को कुंजी कहा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र इनकी प्रस्तावना को किसके द्वारा कहा जाता है तो हम ध्यान रखेंगे जो परिचय पत्र कहा जाता है प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला के द्वारा, N.A. पालकीवाला के द्वारा हम ध्यान रखेंगे कि संविधान का परिचय पत्र इसे कहा जाता है। जबकि इसे और क्या कहा जाता है तो इसे संविधान की भूमिका कहा जाता है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं इसे कुंजी भी कहा जाता है। जबकि अगर देखा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा जाता है तो हम ध्यान रखेंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर भार्गव दास के द्वारा हम कह सकते हैं एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर भार्गव दास के द्वारा संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है। तो सर्वप्रथम अगर कभी भी देखा जाएगा प्रस्तावना की बात की जाएगी तो हम कहेंगे प्रस्तावना को क्या कहा जाता है तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना को कहा जाता है परिचय पत्र। और क्या कहा जाता है तो प्रस्तावना को भूमिका कहा जाता है। जबकि अगर ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसके द्वारा कहा जाता है तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना को परिचय पत्र N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है तो हम इसे कह सकते हैं कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा तो हम ध्यान रखेंगे एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर भार्गव दास के द्वारा इनकी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम इन तथ्यों को हम याद रख सकते हैं। लेकिन अगर बात आगे की जाती है तो हम उस रूप में हम क्या ध्यान रखेंगे प्रस्तावना के बारे में तो सर्वप्रथम हम प्रस्तावना के बारे में ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना को किस बैठक में बनती है तो हम कह सकते हैं संविधान की तीसरी बैठक होती है। संविधान की तीसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक हम कह सकते हैं यह जो बैठक होती है यह कब होती है तो हम कह सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को। यह कब होती है तो 13 दिसंबर 1946 को होती है। कहा जाता है 13 दिसंबर 1946 की इस बैठक में। तो अगर कभी पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना की बात की जाती है कि प्रस्तावना हमारी किस बैठक में बनती है तो हम कह सकते हैं संविधान की तीसरी बैठक होती है। और यह कब होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रखा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चलकर नाम दिया गया उद्देश्य का या प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चलकर नाम क्या दिया जाता है, उद्देश्य का या प्रस्तावना। तो अगर कभी पूछा जाता है कि उद्देश्य का को और क्या कहा जाता है तो हम कह सकते हैं उद्देश्य का को प्रस्तावना कहा जाता है। और यह किस बैठक में बनती है तो 13 दिसंबर 1946 की बैठक में बनती है। अब बात यह की जाती है कि जब ये बन तो जाती है 13 दिसंबर 1946 की बैठक में, लेकिन इसे लागू कब किया जाता है तो हम कह सकते हैं 22 जनवरी 1947 की बात की जाएगी तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 में हम कह सकते हैं 22 जनवरी 1947 को हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना को लागू कर दिया जाता है। 22 जनवरी 1947 की बात की जाती है तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना को लागू कर दिया जाता है। जबकि आगे चलकर देखा जाता है कि प्रस्तावना के लिए दो बाद आते हैं। बाद में हम क्या ध्यान रखेंगे तो बाद में हम ध्यान रखेंगे
तो पहला जो मामला आता है, पहला मामला आता है बेरुवाड़ी मामला। बेरुवाड़ी मामला, तो बेरुवाड़ी मामला की बात की जाएगी तो बेरुवाड़ी मामला कब आता है, तो ये आता है 1960 में। बेरुवाड़ी मामला कब आता है, 1960 में। जबकि एक मामला और आता है जिसकी अगर बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला की बात की जाएगी तो ये कब आता है, 1973 में आता है। केशवानंद भारती मामला कब आता है, तो 1973 में आता है। जबकि बेरुवाड़ी मामला कब आता है, तो हम ध्यान रखेंगे 1960 में आता है। तो कहा जाता है कि जब ये बेरुवाड़ी मामला आया तो इसने कहा कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, ना ही इसमें संविधान जो संशोधन है वह नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बेरुवाड़ी मामला के द्वारा कहा गया प्रस्तावना ना तो संविधान का भाग है, ना ही इसमें संविधान संशोधन हम कर सकते हैं। और ये मामला कब आता है, तो 1960 में आता है। जबकि अगर बात की जाएगी इसके बाद दूसरा मामला आता है केशवानंद भारती मामला, जो केरल से संबंधित था। यह 24 अप्रैल 1973 को आया और इस मामले में पहली बार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें हम संविधान संशोधन भी कर सकते हैं, इसमें हम संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। तो यह मामला केशवानंद भारती मामला 1973 में आता है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जब इस मामले के द्वारा कह दिया जाता है कि हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, तो इसके बाद तुरंत ही एक नया संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो ये कब होता है, तो हम कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस इनकी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं, कहा जाता है एक छोटा संविधान, क्योंकि इसी संविधान संशोधन द्वारा हम कह सकते हैं प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता हम कह सकते हैं, ये जो 3 शब्द होते हैं वह इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो ये जोड़े क्यों गए थे, क्योंकि इनको मान्यता मिल जाती है, संविधान संशोधन की मान्यता केशवानंद भारती मामला में ये जानकारी मिल जाती है। दूसरी बात, बेरुवाड़ी मामला ऐसे भाग नहीं मानता था, लेकिन जब इस मामले के द्वारा भाग माना गया तो इसके बाद संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जबकि अगर बात की जाती है कि प्रस्तावना को कहां से अपनाया गया है, प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना को अपनाया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो इसके बाद अगर देखा जाता है कि प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु में हम ध्यान रखेंगे कि जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है, तो प्रस्तावना की शुरुआत होती कहाँ से है, तो हम ध्यान रखेंगे प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो शुरुआत प्रस्तावना की होती है हम भारत के लोग। अब बात अगर कभी पूछा जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम ध्यान रखेंगे हम भारत के लोग। और जबकि इसके बाद क्या पंक्तियाँ यानी कि क्या शब्द होते हैं, तो हम कह सकते हैं संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। तो हम शब्दों को याद रख सकते हैं, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। तो अगर कभी भी देखा जाता है आदि की बात हम कह सकते हैं विषय वस्तु में की जाती है। तो अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो हम ध्यान रखेंगे अमेरिका से। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोग। जबकि इनमें कौन कौन से शब्द होते हैं, तो हम कह सकते हैं संपूर्ण, प्रभुत्व होता है, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथनिरपेक्ष को जोड़ा जाता है, लोकतांत्रिक, गणराज्य,
न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आदि की जो चर्चाएं हैं वह प्रस्तावना में की जाती है। इसके बाद अगर देखा जाता है कि प्रस्तावना के तत्व कितने होते हैं, तो प्रस्तावना के तत्व होते हैं 4। प्रस्तावना के तत्व कितने होते हैं, तो प्रस्तावना के तत्व होते हैं 4। तो अब कौन कौन से 4 तत्व होते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे अधिकार का स्रोत। पहला जो तत्व होता है प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत, प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत, पहला जो तत्व होता है वह क्या होता है, प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत। तो अगर कभी पूछा जाता है अधिकार का स्रोत में क्या उल्लेख मिलता है, तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना के अधिकार के स्रोत में देखा जाता है कि यह जो तत्व कहता है कि यह भारत के जितने भी लोग होंगे उनको अधिकारों को यह बढ़ावा देती है। भारतीय लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना, भारतीयों के अधिकार को बढ़ावा देना, अधिकार को बढ़ावा देने का जो कार्य है हम कह सकते हैं वह किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रस्तावना के अधिकार के स्रोत के द्वारा। और ये कौन सा तत्व है, तो हम ध्यान रखेंगे पहला तत्व है। जबकि दूसरा तत्व कौन सा है, तो दूसरा तत्व होता है प्रकृति। दूसरा तत्व कौन सा है, तो प्रस्तावना का उद्देश्य। दूसरा तत्व कौन सा है, तो दूसरा होता है उद्देश्य। और तीसरा तत्व कौन सा है, तो प्रकृति। और चौथा जो तत्व होता है वह लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि। तो अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना के तत्व कितने होते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे प्रस्तावना के जो तत्व होते हैं वह 4 होते हैं। तो पहला तत्व कौन सा है, प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत। और इसमें एक लाइन को जोड़ा जाता है जिसको हम ध्यान रखेंगे, यह भारतीयों के अधिकार को बढ़ावा देती है। जबकि उद्देश्य में हम क्या ध्यान रखेंगे, तो उद्देश्य में हम ध्यान रखेंगे जो प्रारंभिक जो शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी। तो इसमें हम शब्दों को याद रखेंगे जिसमें नाम संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो अगर इतने शब्दों की अगर बात की जाएगी, उद्देश्य में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, ये जो शब्द होते हैं वह किस में आते हैं, तो उद्देश्य में आते हैं। जबकि अगर प्रकृति की बात की जाएगी, प्रकृति की, तो प्रकृति में हम ध्यान रखेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इसमें हम ध्यान रखेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व आदि की जो चर्चा है हम कह सकते हैं प्रकृति में की जाती है। जबकि ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं जो आधे शब्द होते हैं वह उद्देश्य में आ जाते हैं, जो बचे हुए जो शब्द होते हैं वह प्रकृति में देखने को मिलते हैं। जबकि चौथा तत्व क्या होता है, तो ये क्या कहता है, तो हम कह सकते हैं लागू कब होता है हमारा भारतीय संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को होता है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो जाता है। तो जिसको हम इन 4 तत्वों के रूप में देख सकते हैं। अब देखेंगे कि प्रस्तावना में जो शब्दों का जो उल्लेख मिलता है उन शब्दों का क्या अर्थ है, इनकी भारतीय संविधान के द्वारा किया जाता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम इनकी जो शब्द देखा जाता है उसका नाम है संप्रभुता। उसका नाम क्या है, संप्रभुता। तो संप्रभुता में हम ध्यान रखेंगे संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो संप्रभुता का अर्थ होता है भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है। तो इसमें कहा जाता है भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, ना ही किसी देश का डोमिनियल है। तो संप्रभुता में हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हम देख सकते हैं अगर किसी भी मामला, कोई भी मामला या कोई भी कार्य जो भारत में होता है तो इसका जो निर्णय है वह भारतीय सरकार के द्वारा लिया जाएगा, ना कि किसी अन्य सरकार के द्वारा। तो हम कह सकते हैं संप्रभुता का अर्थ होता है भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, ना ही किसी देश का डोमिनियल है, यानी किसी भी मामले के लिए स्वतंत्र है। इसी का उल्लेख मिलता है भारतीय संप्रभुता का। दूसरी बात हम कह सकते हैं भारत ने इनकी मई 1949 की बात की जाएगी तो मई 1949 में राष्ट्रीयता को ग्रहण किया, राष्ट्रीयता को इनकी नेशनलिटी को ग्रहण किया। दूसरी बात इसमें कहा भी जाता है भारत कोई विदेशी क्षेत्र को भी अधीन कर सकता है। तो ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है, तो संप्रभुता में उल्लेख मिलता है। जबकि अगर दूसरे शब्द की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे जो नेक्स्ट शब्द है समाजवादी। दूसरा शब्द की बात की जाएगी तो जिसका नाम है समाजवादी। तो समाजवादी क्या कहता है, तो समाजवादी में हम ध्यान रखेंगे कि पहली बात हम इसमें ध्यान रख सकते हैं इसके ये जो शब्द जोड़ा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि समाजवाद कैसा हो, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी का निषेध हो।
हमारा भारतीय समाज कैसा होना चाहिए, जो गरीबी ना हो, उपेक्षा की बात ना हो और बीमारी ना हो, तो ऐसा हमारा भारतीय समाज होना चाहिए। तो दूसरी बात हम कह सकते हैं, और हम समाजवादी में क्या याद रख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा भारतीय जो समाज है वह है गांधीवाद और मार्क्सवाद, वह है गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला स्वरूप है, गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला स्वरूप है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में गांधीवाद की ओर ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। तो कभी अगर पूछा जाता है संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, ना ही किसी देश का डोमिनियल है, या किसी भी मामले के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। जबकि समाजवादी की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि यह शब्द पहले था नहीं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया जाता है। दूसरी बात, हमारा भारतीय समाज कैसा होना चाहिए, जो गरीबी, उपेक्षा, बीमारी का त्याग करे। दूसरी बात, गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें गांधीवाद की ओर ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। जबकि अगर बात की जाती है न्याय की, तो तीसरा जो शब्द है उसको हम ध्यान रखेंगे, न्याय। तो न्याय की बात की जाती है तो न्याय प्रस्तावना में हम कह सकते हैं, न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार का होता है। न्याय प्रस्तावना में कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। न्याय कितने प्रकार का है, तो हम ध्यान रखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है, हम ध्यान रखेंगे सामाजिक का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को देखकर हम उसका मजाक या उपहास नहीं उड़ा सकते हैं, तो ऐसा तो सामाजिक में कहा जाता है। आर्थिक में क्या कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर हम उसका मजाक या उपहास नहीं उड़ा सकते हैं। जबकि राजनीतिक क्या कहता है कि कोई भी न्यायालय हो, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो आदि स्थानों पर धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर निषेध नहीं किया जाएगा, इनकी रोका नहीं जाएगा। तो ऐसा किस में उल्लेख मिलता है, न्याय में उल्लेख मिलता है। जबकि बात की जाती है नेक्स्ट, इनकी जो चौथा पॉइंट है उसका नाम है स्वतंत्रता। उसको हम ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता को हम ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता की जब भी बात की जाएगी तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो हम ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। लेकिन इसमें एक बात का उल्लेख मिलता है, हालांकि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिला है काम उन्हें वही करने हैं जो हमारे संविधान के दायरे में हो, हमें वही कार्य करना है। दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में 5 प्रकार की है। और स्वतंत्रता को कहाँ से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता को कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। और यह कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। तो हम ध्यान रखेंगे 5 प्रकार कौन से हैं, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और इसे कहाँ से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं फ्रांस से लिया गया है। और कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। और स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि भारत के लोगों को इनकी कार्य करने की इनकी स्वतंत्रता होगी। हालांकि ये नहीं है कि वह कुछ भी कार्य करें, तो यहाँ पर ये कहा जाता है व्यक्ति वही कार्य करे जो संविधान के दायरे में आते हों। इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द को देखेंगे, तो जिसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट शब्द को, इस शब्द को इनकी देखेंगे बंधुत्व। तो अगर बात की जाती है जो 5वां शब्द है उसका नाम है बंधुत्व। तो बंधुत्व में हम ध्यान रखेंगे बंधुत्व क्या है, तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, तो भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। अब बंधुत्व की बात की जाती है तो बंधुत्व शब्द के लिए एक चौथे का का एक भाग जोड़ा जाता है, जिसका नाम क्या है, चौथे का का और आर्टिकल 51 का का। 51 का जो का है वह क्या कहता है कि कहता है प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। तो ये भारतीय प्रस्तावना में देखने को मिलता है। जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट बात की जाती है उसको हम ध्यान रखेंगे, उसको हम ध्यान रख सकते हैं गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र की अगर बात की जाती है तो गणतंत्र का यहाँ उल्लेख मिलता है। गणतंत्र की बात की जाती है तो यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है राजशाही।
गणतंत्र की बात की जाती है तो गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। गणतंत्र को 2 प्रकारों का उल्लेख मिला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। पहला राजशाही, दूसरा होता है लोकतंत्र। दूसरा होता है लोकतंत्र। तो सर्वप्रथम राजशाही की बात की जाएगी तो राजशाही में कहा जाता है कि राजशाही में देखा जाता है कि एक ऐसा देश जहाँ पर राजा का पुत्र राजा बनता है तथा उसके द्वारा देश का संचालन किया जाता है, उसे हम राजशाही कहेंगे। लेकिन जहाँ पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। तथा जो मताधिकार प्रणाली के द्वारा चुन के जाए उसे हम लोकतंत्र कह सकते हैं। और तथा ये प्रस्तावना में हमें देखने को मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी लोकतंत्र की तो लोकतंत्र में हमें ध्यान देना होगा कि लोकतंत्र को भी यहाँ पर इनकी 2 प्रकार का होता है। जैसे हम कह सकते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष की बात की जाती है, प्रत्यक्ष, और इनकी अप्रत्यक्ष की बात की जाती है। तो सर हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ है लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ है लोकतंत्र होता है जिसमें इनकी सभी व्यक्ति इनकी मत डालने का अधिकार हो, जिसमें सभी व्यक्तियों को। लेकिन अप्रत्यक्ष होता है जिसमें लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वह अपनी शक्ति के इस्तेमाल के द्वारा किसी का चुनाव करते हैं, उसे हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इस प्रकार इनकी प्रस्तावना में ये जो 7वां शब्द होता है उसे हम देखा हमने। इसके बाद 8वें शब्द को देखेंगे जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष की बात की जाएगी तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में हम क्या ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष के बारे में तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होता है यह कब आता है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होता है या पंथ निरपेक्ष भी जैसे कहा जाता है, तो यह कब आता है तो हम कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह आता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आता है। और कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं तथा सभी धर्मों को समान प्रवज्जा दी गई है, ना कि किसी भी धर्म को विशेष रूप से प्रवज्जा नहीं दी गई, उसी को इनकी धर्मनिरपेक्ष में रखा जाता है। और कहा जाता है कि प्रारंभ में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था भारतीय संविधान में जोड़ा नहीं गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, इसके बाद हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाता है। और इसी के बाद कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों में भी आर्टिकल 25 से 28 आर्टिकल हम कह सकते हैं जोड़े जाते हैं, जिसमें इनकी आर्टिकल 25 क्या कहता है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, जबकि 26 कहता है कि प्रचार और प्रसार, किसी भी धर्म को प्रचार और प्रसार करने की आज़ादी। जबकि 27 की बात की जाएगी तो 27 में हम कह सकते हैं कि किस धार्मिक जो स्थान होंगे उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जबकि 28 की बात की जाएगी तो धार्मिक संस्थान खोलने की आज़ादी, की यहाँ पर चर्चा की जाती है। जबकि इसके बाद अगर जो अंतिम शब्द देखा जाता है जो प्रस्तावना में हम देखते हैं जिसका नाम है समता। तो समता को हम यहीं पर देख लेते हैं। समता की अगर बात की जाती है तो समता का क्या अर्थ होता है, तो समता में हम ध्यान रख सकते हैं कि समता का अर्थ होता है कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। तो हम कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा कहा जाता है या हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता में बताया जाता है कि भारत में सभी व्यक्ति समान होंगे तथा किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात हम कह सकते हैं समता को 3 प्रकार में बांटा जाता है। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। नागरिक इनकी राजनीतिक और आर्थिक आदि हम कह सकते हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक आदि भागों में हम कह सकते हैं बांटा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा, जिसमें हमने देखा कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया जाता है तथा इनकी विषय वस्तु क्या होती है तथा इनके तत्व क्या होते हैं और तथा इनके जो शब्द हैं कितने महत्वकारी होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रस्तावना को समझा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।